स्नेहा प्रजापति ने धीमे धीमे पूरे घर को संवारना शुरू किया। हर तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी। सामने टेबल पर केक के टुकड़े छितराए हुए पड़े थे। आसपास कई तरह के मास्क, कप, प्लेटें, मोमबत्ती इत्यादि बिखरे पड़े थे। स्नेहा का आज बर्थडे है। कल रात ही शोभना, अमित, गौरांग, प्रीति, राजू और मंदार जैसे दोस्तों ने आधी रात को ही आकर जबरदस्त हंगामा कर दिया। उन्होंने खूब मस्ती की, नाचे गाए। मंदार केक ले आया था। केक कटिंग के बाद ब्लूटूथ स्पीकर को मोबाइल से कनेक्ट करके खूब डांस हुआ। केक लेकर स्नेहा के मुंह पर मल दिया गया। फिर वे आखिरी बार विश करके चले गए। सभी ने गिफ्ट के छोटे छोटे पैकेट दिए थे जो बगल की आराम कुर्सी पर यूं ही पड़े थे। आज संडे होने के कारण स्नेहा को ऑफिस नहीं जाना था। वह बहुत खुश थी। उसने धीरे धीरे सारी चीजें समेट लीं। कई सारे गिफ्ट के पैकेट थे। उसने उन सभी पैकेटों का पलंग पर ढेर लगा दिया और पालथी मारकर गद्दे पर बैठ गई और बारी बारी से पैकेट खोलने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने अपनी प्रिय सहेली प्रीति का पैकेट खोला। उसमें से एक छोटी सी चांदी की जंजीर निकली जिसमें खूबसूरत सा दिल के आकार का अमेरिकन डायमंड लगा हुआ पेंडल लगा था। प्रीति को वह बहुत पसंद आया। उसने चेन चूम ली। फिर मंदार का दिया बोन चाइना क्रॉकरी सेट, शोभना की दी जीन्स आदि देखते हुए उसे एक अजीब सा पैकेट मिला। यह पैकेट अनगढ़ाकार में था, मानो बिना बॉक्स के कोई चीज चमकीले रंगीन पेपर में लपेट दी गई हो। उसे उलटने पुलटने पर कोई नाम नहीं मिला। स्नेहा असमंजस में पड़ गई। उसने उस पैकेट को खोल दिया। भीतर से एक चटक लाल रंग की बैटरी चालित रबर की गुड़िया निकल आई। वह जल्दी जल्दी आंखें झपका रही थी और उसके गले से अजीब सी घर घर की आवाज निकल रही थी। स्नेहा ने उसे उलटपलट कर देखा कि उसका स्विच बंद कर सके, पर यह देखकर वह आश्चर्य से भर गई कि उसमें कोई स्विच था ही नहीं। उसे इस गुड़िया की आवाज परेशान कर रही थी तो उसने उसका बैटरी कवर खोल दिया। उसने सोचा कि इसकी बैटरी ही निकाल दूं, जिससे इसकी आवाज बंद हो जाए, लेकिन यह देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी कि उसमें बैटरी थी ही नहीं। आखिर ये गुड़िया चल कैसे रही है? स्नेहा सोच में पड़ गई। वह विज्ञान की स्नातक थी। बिना किसी ऊर्जा के स्रोत के कोई खिलौना नहीं चल सकता, यह बात वह जानती थी। वह उस गुड़िया को हाथ में लेकर ध्यान से उसका चेहरा देखने लगी। उसकी गोल गोल आंखें जल्दी जल्दी चालू बंद हो रही थी। स्नेहा को उस गुड़िया की ध्वनि काफी परेशान कर रही थी तो उसने उसे कमरे के कोने में जोर से फेंक दिया। जोर की आवाज के साथ कड़े प्लास्टिक की बनी गुड़िया एक करवट जा गिरी और उसका एक हाथ शरीर से अलग हो गया। लेकिन उसकी आवाज बंद नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। परेशान होकर स्नेहा ने जाकर उस गुड़िया को उठाया तो उसका चेहरा देखकर हैरान रह गई। उस चेहरे पर किसी सजीव इंसान की तरह पीड़ा के भाव थे और उसके टूटे हुए हाथ से रक्त चू रहा था। स्नेहा के हाथ पांव फूल गए। उसने घबराहट में गुड़िया खिड़की के बाहर उछाल दी। उसके देखते देखते वह प्लास्टिक की गुड़िया 4 मंजिल नीचे जा गिरी और तुरंत बाद एक बड़ा ट्रक उस पर से गुजर गया। स्नेहा ने झांक कर देखा तो उस गुड़िया के अवशेष छिन्न भिन्न से नीचे छितराए हुए थे। उसने चैन की सांस ली और उसका टूटा हुआ हाथ भी उठाकर नीचे फेंक दिया। फिर स्नेहा ने मोबाइल से हर किसी को फोन करके पूछा कि उसे गिफ्ट में गुड़िया किसने दी थी, पर किसी ने हामी नहीं भरी। स्नेहा हैरान होती हुई अपने बेड पर गई और थोड़ी देर में ही नींद के आगोश में समा गई। आधी रात को किर्र की आवाज से स्नेहा की नींद उड़ गई। उसने कुछ देर अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन जब आवाज बढ़ती ही गई और बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसकी गहरी नींद टूट गई। और जब उसे वस्तुस्थिति का आभास हुआ तो उसकी आंखें आतंक से फट पड़ी। वही शैतान गुड़िया उसके बिस्तर में पड़ी किर्र कर रही थी, जिसका क्रियाकर्म कल ही ट्रक द्वारा किया जा चुका था। नेहा के हाथ पांव फूल गए। उसका हृदय धाड़ धाड़ करता हुआ उसकी पसलियों में बजने लगा। आखिर ये गुड़िया आई कहाँ से? वह पसीने से भीग गई। कल ही हर किसी ने साफ साफ कहा कि उसे किसी ने यह गुड़िया नहीं दी है। कल उसकी आंखों के सामने एक ट्रक ने इस गुड़िया की चिंदी चिंदी कर दी थी। स्नेहा को एक हॉरर फिल्म की याद आई जिसमें एक गुड़िया पर शैतानी ताकत का साया था और वह लोगों का भत्ल कर देती थी। स्नेहा बुरी तरह घबरा गई।
उसने गुड़िया को झटक कर फेंकना चाहा, लेकिन वह शैतानी गुड़िया उसके मुंह के सामने हवा में आकर स्थिर हो गई और भयानक आवाज में हंसने लगी। स्नेहा की घिघी बंद गई। उसके मुंह से अजीब सी घरघराहट निकलने लगी और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब सूरज की किरणें बेडरूम की खिड़की से आकर उसे सहला रही थी। कल उसका जन्मदिन था। आज सोमवार को ऑफिस जाना पड़ेगा। अचानक स्नेहा को कल रात का देखा हुआ भयानक सपना याद आया, जिनमें एक गुड़िया शैतानी हरकत कर रही थी। उसकी पीठ पर भय की एक सिहरन दौड़ गई। उसे वह सपना ऐसा लग रहा था मानो सब सच में घटित हुआ हो। वह एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की थी। उसका परिवार गाजियाबाद में रहता था। वह अकेली मुंबई शहर में नौकरी करती और किराए के अपार्टमेंट में रहती थी। वह अपने दिमागी खलल पर मुस्करा पड़ी। उसे अब ऑफिस की तैयारी करनी थी। उसने अपना पलंग व्यवस्थित किया। उसके मित्रों द्वारा दिए गए सारे तोहफे सामने डाइनिंग टेबल पर पड़े हुए थे, लेकिन यह देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए कि वह रंगीन चमकीला पेपर डाइनिंग टेबल के पैरों के पास पड़ा हुआ था, जिसमें कल लिपटी हुई गुड़िया मिली थी। मतलब गुड़िया झूठी नहीं थी, उसने कोई सपना नहीं देखा था। एक बार फिर पसीने की ठंडी लकीर उसकी गर्दन से पीठ के बीचों बीच बह चली। इस मुसीबत का कोई हल उसे नहीं सूझ रहा था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि आगे जो मुसीबत टूटने वाली थी उसके सामने यह तो कुछ भी नहीं था। नेहा ने गुड़िया की तलाश में इधर-उधर देखा, लेकिन उसे वह कहीं दिखाई नहीं पड़ी। यह क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो रही हूँ? स्नेहा बुदबुदाई। ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही थी। स्नेहा ने सिर झटककर टॉवेल उठाया और लपक कर बाथरूम की ओर बढ़ गई। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही उसे मानो बिजली का 10,000 वोल्ट का झटका लग गया। शैतानी गुड़िया वाश बेसिन में बैठी भीतर पैर लटकाए स्नेहा के टूथब्रश से दांत घिस रही थी। उसकी आंखें कटोरियों में जोर-जोर से घूम रही थी। स्नेहा को देखते ही उसने एक भयानक अट्टहास किया, फिर चिंचियाती सी आवाज में बोली, आओ आओ, ब्रश करोगी? स्नेहा घबराकर वहां से भाग निकली। यह गुड़िया जरूर प्रेतबाधित है। स्नेहा का गला सूख गया। वह जोर-जोर से हांफती हुई फ्रिज के पास पहुंची और पानी की बोतल के लिए फ्रिज खोला तो भीतर पड़ी दूध की प्लास्टिक की थैली पर उसकी नजर पड़ी। यह थैली यहाँ कैसे आ गई? दूधवाला रोज दरवाजे के बाहर एक डोलची में दूध की थैली रख जाता था, जो स्नेहा बाद में उठा लेती, लेकिन आज तो अभी उसने दरवाजा खोला ही नहीं, तो यह थैली फ्रिज में कैसे आ गई? एक आहट पर उसने बाएं देखा तो गुड़िया अपनी गोल गोल आंखें मटकाती खड़ी थी। मैंने बाहर से दूध लाकर फ्रिज में रख दिया, दूधवाला अभी भी बाहर खड़ा है, बोलकर गुड़िया जोर से हंस पड़ी। स्नेहा की समझ में नहीं आया कि शैतान गुड़िया क्या कह रही है। उसने दौड़कर दरवाजा खोला तो ऐसा लगा मानो भूचाल आ गया हो। उसके पांवों के नीचे की जमीन कांपने सी लगी। मेन दरवाजे के आगे एक सेफ्टी डोर लगा हुआ था, जिसमें लोहे की ग्रिल लगी थी। उस ग्रिल को एक हाथ से पकड़े दूधवाला रमेश यादव टिका हुआ बैठा था। उसके सीने पर ठीक दिल पर एक लंबे फल का चाटू मूठ तक घुसा हुआ था, जिसमें से रक्त की एक धार अभी भी धीमे धीमे बह रही थी। स्नेहा ने बिजली की तेजी से उस चाटू को पहचान लिया, क्योंकि अभी हफ्ते भर पहले ही वह बड़े शौक से यह कोरिया का बना चाटू मॉल से खरीद कर लाई थी। रमेश की आंखें बंद थीं, शायद वह मर चुका था। स्नेहा के मुंह से भयानक चीख निकली। उसके घुटने मुड़ने लगे, मानो उन्होंने शरीर का वजन उठाने से इनकार कर दिया हो। वह अचेत होकर गिर पड़ी। उसकी चेतना लुप्त होने से पहले उसे इतना आभास जरूर हुआ कि अगल बगल के फ्लैट्स के दरवाजे खुलने लगे हैं। जब स्नेहा को होश आया तो उसने देखा कि वह अपने पलंग पर पड़ी हुई है। बगल वाली शर्मा आंटी उसके सिरहाने बैठी हुई थी। शर्मा आंटी से स्नेहा खूब घुली मिली थी। वे इस महानगर में उसकी लोकल गार्जियन जैसी थी। वे विधवा थी और अकेली रहती थी। शर्मा आंटी बोली, क्या हुआ स्नेहा? तुम चीख मारकर बेहोश क्यों हो गई थी? स्नेहा हिचकियां लेने लगी। कुछ देर बाद संयत होकर बोली, वो रमेश। रमेश? वो मर गया क्या? कौन रमेश बेटी? शर्मा आंटी का असमंजसपूर्ण स्वर उभरा। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उठ आई थी। अपना दूधवाला रमेश यादव, आंटी। स्नेहा बोली,
मैंने दरवाज़ा खोला तो वह यहाँ गिरा पड़ा था और उसकी छाती में चाबू घुसा था आंटी। और वह फिर रोने लगी। तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा बेटी, शर्मा आंटी उसका सिर सहलाते हुए बोली। जब तुम्हारी चीख सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला तब तो यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई नहीं था। सेफ्टी डोर की ग्रिल के पीछे तुम बेहोश दिखाई पड़ी तो मैंने जल्दी से तुम्हारे घर की स्पेयर चाबी से दरवाज़ा खोला और अगल बगल के लोगों की सहायता से तुम्हें पलंग पर ले आई। स्नेहा ने सावधानी बरतते हुए अपने घर की एक चाबी शर्मा आंटी को दे रखी थी, वह आज काम आई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि और किसी को रमेश की लाश दिखी ही नहीं। उसने तो साफ साफ उसे गिरे हुए देखा था। क्या वह उसके मन का वहम था या यह भी शैतानी गुड़िया की ही कारस्तानी थी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह किस झंझट में पड़ गई? सामने खिड़की की चौखट पर शैतानी गुड़िया बैठी थी। इस समय वह एक आम गुड़िया की तरह निर्दोष लग रही थी। उसे देखते ही स्नेहा को अपार क्रोध आ गया। वह शर्मा आंटी से बोली, आंटी, यह सब उस गुड़िया की कारस्तानी है। उसी ने कल से मेरा जीना दूभर कर रखा है। आप प्लीज उसे यहां से ले जाइए और कहीं दूर फेंक दीजिए, प्लीज। शर्मा आंटी उसका मुंह देखने लगी। शायद इसके दिमाग पर किसी चीज का आघात पहुंचा है जिसके कारण यह अनाप शनाप बोल रही है, वे सोचने लगी। आंटी, मैं सच बोल रही हूं। इतना कहकर स्नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। आंटी उसका सिर सहलाने लगी। नेहा के अनुरोध पर शर्मा आंटी गुड़िया को ले गई। अब स्नेहा का ऑफिस जाना कैंसिल हो गया था क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। उसने फोन करके तबीयत खराब होने की बात बता दी और पलंग पर पड़े पड़े कल से हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सोचने लगी। आखिर रमेश की लाश कहाँ गायब हो गई? उसने साफ साफ रमेश की लाश देखी थी। स्नेहा ने अपना मोबाइल उठाकर रमेश का नंबर डायल किया और तब वह हैरान रह गई जब सामने से रमेश की आवाज़ आई, बोलिए मेम साहब। कभी कभी दूध की ज़रूरत न होने पर या अतिरिक्त दूध के लिए स्नेहा रमेश को फ़ोन करती थी। तुम आज सुबह कितने बजे आए थे? उसने पूछा। रोज़ के ही टाइम आया था मेम साहब, रमेश बोला। क्या बात है? तुम्हें कोई मिला था क्या मेरे घर के सामने? स्नेहा रुक रुक कर सोचती हुई बोली। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह रमेश से क्या कहे। नहीं मेम साहब, रमेश बोला, मैं तो डोलची में दूध की थैली डालकर चला गया था, मुझे कोई नहीं मिला। सारे फ्लैटों के दरवाजे बंद थे। ओके ठीक है कहकर स्नेहा ने फ़ोन रख दिया। फिर वह उठकर बाहर निकल आई और ध्यान से अपने दरवाजे के बाहर निरीक्षण करने लगी। वहां उसे खून खराबे के कोई निशान नहीं मिले। फिर उसने शर्मा आंटी की कॉल बेल बजाने के लिए बटन पर उंगली रखी लेकिन कुछ सोचकर हटा ली और अपने घर में लौट आई। एक कुर्सी पर बैठकर स्नेहा ने अपने दोस्त राजू को फ़ोन लगाया। बाकी सभी मित्र जॉब करते थे लेकिन राजू फिलहाल बेरोजगार था। राजू एमबीए करके एक नए स्टार्टअप में साल भर काम कर चुका था लेकिन वहां कोई ग्रोथ न देखकर उसने रिजाइन कर दिया था और अब किसी बेहतर जॉब की तलाश में था। हाय स्नेहा, कैसी हो बर्थडे गर्ल? उसने पूछा। यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। स्नेहा बोली, मैं बहुत बीमार हूं, क्या तुम प्लीज मेरे यहाँ आ सकते हो? अभी आया कहकर राजू ने फ़ोन काट दिया और 15 मिनटों में वह स्नेहा के घर पर हाजिर था। स्नेहा उसे देखते ही उससे लिपटकर सिसकियां लेने लगी। राजू उसका सिर सहलाता रहा। कुछ देर बाद संयत होकर स्नेहा ने सारी कहानी राजू को बताई तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। कहाँ है वो गुड़िया? ऐसा कैसे हो सकता है? राजू चीख पड़ा। बगल वाली शर्मा आंटी ले गई हैं, स्नेहा बोली। मैं देखकर आता हूं कहकर राजू बगल में चला गया और जब लौटा तो मानो पहाड़ टूट चुका था। राजू जैसे ही लौटा उसका चेहरा देखकर स्नेहा बुरी तरह घबरा गई। उसने अपने हाथ में कातिल गुड़िया की एक टांग पकड़ रखी थी और वह उसके हाथ में निर्जीव सी लटक रही थी। उसके बाल नीचे की ओर लटके हुए थे। राजू आते ही चिल्ला पड़ा, शर्मा आंटी का खून हो गया है, वो अपने कमरे में मरी पड़ी हैं और यही गुड़िया उनकी छाती पर पड़ी थी और उसने गुड़िया को फर्श पर फेंक दिया। गुड़िया में कोई हरकत नहीं हो रही थी। स्नेहा सुबक सुबक कर रोने लगी। हे भगवान, अब क्या होगा? इस गुड़िया ने शर्मा आंटी को मार दिया।
थोड़ी देर बाद स्नेहा हिम्मत करके राजू के साथ शर्मा आंटी के घर में गई। शर्मा आंटी अपने घर के सोफे पर चित पड़ी थी। उनके सिर पर किसी वजनी चीज से जबरदस्त वार किया गया था। पीतल का बना हुआ वजनी फूलदान बगल में ही गिरा हुआ था जिस पर खून के निशान थे। जरूर इसी से जोरदार वार करके मिसेज शर्मा की जान ली गई थी। कातिल गुड़िया ने अपना शिकार कर लिया था। स्नेहा दोनों हाथों में मुंह छुपाए जोर जोर से रोने लगी। राजू खुद बुरी तरह घबराया हुआ था पर वह स्नेहा को सांत्वना देने की कोशिश करने लगा। यह गुलगापाड़ा सुनकर पड़ोस के फ्लैट का बूबना परिवार बाहर निकल आया। पड़ोसी राधे मोहन बूबना ने फ्लैट में आकर जैसे ही शर्मा मैडम की लाश देखी वे उल्टे पैरों लौट गए और थोड़ी ही देर में पुलिस हाजिर थी। पीएसआई मंगेश कदम ने पहले आते ही सबको कमरे से निकाल दिया और बारीकी से घटनास्थल का मुआयना करने लगा। वजनी फूलदान के एक ही वार ने मिसेज शर्मा की जान ले ली थी, मतलब कातिल खूब हट्टा-कट्टा और बलिष्ठ होना चाहिए। सबसे पहले राजू ने लाश देखी थी तो उससे पूछताछ आरंभ हुई। राजू बेहद दुबला पतला था तो वह ऐसा वार करने में मंगेश को सक्षम नहीं लगा, पर मंगेश ने पहले भी ऐसे दुर्दांत हत्यारों को देखा था जो शक्ल से एक मक्खी मारने के काबिल भी नहीं लगते थे। राजू ने स्नेहा के फोन और अपने आने तक की सारी बातें बता दीं। तुम कमरे में घुसे कैसे? मंगेश ने पूछा। भीतर तो शर्मा मैडम अकेली थी और तुम्हारे कथनानुसार वे मरी पड़ी थी, तो दरवाज़ा किसने खोला? सर मैंने बेल बजाई तो दरवाज़ा नहीं खुला, तब मैंने यूं ही दरवाज़ा ठेला तो यह भीतर की ओर खुल गया। शायद यह खुला हुआ ही था, राजू बोला। गुड़िया का क्या चक्कर है? मंगेश ने पूछा। राजू ने उसे गुड़िया वाले एंगल के बारे में भी बता दिया था। सर मैंने देखा था तब गुड़िया मिसेज शर्मा की छाती पर पड़ी हुई थी और मैंने बेध्यानी में गुड़िया वहां से उठा ली और स्नेहा के पास चला गया। ये तुमने गलत किया, मंगेश बोला। मौकाए वारदात पर कभी किसी चीज को नहीं छूना चाहिए। आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके, स्नेहा को भेजो, कहकर मंगेश ने उसे जाने को कह दिया। नेहा जब मंगेश के पास आई तब रो रोकर उसके पपोटे सूज चुके थे। मंगेश ने उससे पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई प्लास्टिक की निर्जीव गुड़िया किसी इंसान का कत्ल कर सकती है? सर, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि उसी गुड़िया ने शर्मा आंटी को मारा है, स्नेहा बोली और फिर जोर जोर से रो पड़ी। मंगेश ने उसे चुप कराकर पीने के लिए पानी दिया। जब वह थोड़ा संयत हुई तो उसने पूछा, आप क्या करती हैं? मैं मसाबा इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर, स्नेहा बोली। इतनी पढ़ी लिखी होकर आप ऐसी बेतुकी बात कर रही हैं? मंगेश ने पूछा। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? सर, अजीब तो है, लेकिन कल रात से ही जो घटनाएं मेरे साथ हो रही हैं वह आपके साथ होती तो आप भी चकरा जाते, स्नेहा सुबकते हुए बोली। मुझे शुरू से अंत तक सारी बातें बताइए, मंगेश बोला। सर, कल मेरा जन्मदिन था। मेरे कई मित्र आए थे। आधी रात तक खूब मौज मस्ती हुई। सबने मुझे कुछ गिफ्ट दिए थे। उन्हें खोलते समय मुझे एक अजीब सा पैकेट मिला जिसे खोलने पर मुझे वही प्लास्टिक की गुड़िया मिली। उस प्लास्टिक की गुड़िया में बैटरी न होते हुए भी वह हरकत कर रही थी और रात में उसने मुझे तरह तरह से डराया। सुबह भी इसने दूध की थैली लाकर फ्रिज में रखी और रमेश यादव को चाटू मार दिया था। रमेश यादव कौन? मंगेश ने पूछा। मुझे दूध पहुंचाता है सर, स्नेहा बोली। अच्छा, तो गुड़िया ने उसे चाकू मार दिया, फिर? मंगेश बोला। उसे क्या हुआ फिर? सर, यह गुड़िया बड़ी फसादी है, स्नेहा रोती हुई बोली। बाद में मैंने रमेश को फोन किया तो पता चला कि वो सकुशल है। मंगेश यूं स्नेहा को देखने लगा मानो उसके सिर पर सींग उगाए हों, लेकिन उसने धैर्यपूर्वक कहा, अच्छा, फिर? स्नेहा आगे बोली। मैं जब रमेश की लाश देखकर बेहोश हो गई तब शर्मा आंटी ने मुझे संभाला। फिर मैंने कातिल गुड़िया शर्मा आंटी को दे दी क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। शर्मा आंटी ने उसे ले जाकर फूलदान के पास रख दिया और काम में मशगूल हो गई। तब इसने मौका पाते ही वजनी फूलदान पटककर उन्हें मार दिया होगा। इतना कहकर स्नेहा जोर जोर से रो पड़ी। मंगेश ने जाकर गुड़िया का सूक्ष्म निरीक्षण किया। यह एक मामूली प्लास्टिक की गुड़िया थी। उसमें कोई विशेष बात दृष्टिगोचर नहीं हुई। स्नेहा की बातों पर विश्वास करना मुश्किल था।
तब तक फोरेंसिक विभाग वाले आ गए। उन्होंने कई एंगल से मिसेज शर्मा की लाश के फोटो लिए और फूलदान पर से उंगलियों के निशान उतारने लगे। फिर उन्होंने वहां मौजूद हर व्यक्ति की उंगलियों के निशान लिए। फिर मंगेश ने स्नेहा से कातिल गुड़िया को आगे की जांच के लिए अपने साथ ले जाने के लिए अनुमति मांगी। अंधा क्या चाहे दो आंखें। स्नेहा खुद उससे छुटकारा चाहती थी। उसने सहर्ष हामी भर दी। मंगेश ने उन सभी की अपने मोबाइल में तस्वीर ली और सभी को जांच खत्म होने तक उपलब्ध रहने को कहा और गुड़िया हाथ में लटकाए विदा हो गया। स्नेहा ने देखा कि गुड़िया जाते समय बड़ी अजीब मुद्रा में आंखें नचा रही थी और उसने मुस्कुरा कर स्नेहा को आंख मार दी। स्नेहा के मुंह से सिसकारी निकल पड़ी, लेकिन जब तक वह मंगेश को सावधान करती वह जा चुका था। अगले दिन वह गुड़िया हाथों में लिए मंगेश पास के खिलौना बाजार में भटक रहा था। उसने वह चमकीला पेपर भी पास ले लिया था जिसमें लिपटी गुड़िया स्नेहा को मिली थी। अनेक दुकानों पर जाकर उसने अपना परिचय देकर वह गुड़िया दिखाई और उनके पास उपलब्ध पैकिंग पेपर देखने की मांग की। एक दुकान पर मंगेश को हूबहू वैसा ही पैकिंग पेपर मिल गया जिसमें लिपटी गुड़िया स्नेहा को मिली थी। मंगेश ने दुकान के मालिक से कहा, क्या आप बता सकते हैं कि यह गुड़िया आपके यहाँ की है या नहीं? दुकानदार ने कुछ देर तक वह गुड़िया हाथ में लेकर निरीक्षण किया और बोला, यह मेरी दुकान की ही गुड़िया है। यह चाइना मेड गुड़िया 4 दिन पहले ही आई है और यह पीस मैंने खुद बेचा था। मंगेश ने चैन की सांस ली और बोला, क्या आप बता सकते हैं कि यह गुड़िया आपने किसे बेची थी? सॉरी साहब। वह बोला, दिन में अनेक ग्राहक आते हैं, मैं इतना याद नहीं रख सकता। यह बेहद कॉमन आइटम है, दिन में कई सारी बिकती है। मंगेश ने उसे मोबाइल में खींची स्नेहा, राजू और दूसरे लोगों की तस्वीरें दिखाई पर वह नहीं पहचान सका। तुम यह तो पक्का बोल सकते हो न कि यह 4 दिनों के भीतर ही बिकी है? हाँ साहब, 4 दिन के पहले यह माल बाजार में था ही नहीं। मंगेश ने सहमति में सिर हिलाया और कुछ सोचने लगा। इतने में उसने देखा कि उस दुकान के सामने एक बैंक था जिसके सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। मंगेश वहां जा पहुंचा और पिछले 4 दिनों की फुटेज खंगालने लगा। 2 घंटे बाद जब वह वहां से निकला तो उसके माथे पर बल पड़े हुए थे और वह गहन सोच में डूबा हुआ था। गुड़िया अभी मंगेश के हाथ में ही थी। मंगेश ने सोचपूर्ण मुद्रा में अपनी जीप की ओर कदम बढ़ाया और उसने ध्यान ही नहीं दिया कि एक ट्रक दंदनाता हुआ उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। जब तक उसका ध्यान इस बात की ओर जाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। ट्रक ड्राइवर बड़े जोर से चिल्लाया और स्टीयरिंग मोड़ने के साथ साथ ब्रेक पर लगभग खड़ा हो गया। वजनी ट्रक इमरजेंसी ब्रेक लगने की वजह से दूर तक घिसटता हुआ मंगेश तक पहुंचा और उसे जोरदार धक्का दे बैठा। मंगेश ट्योराकर गिरा और उसकी चेतना लुप्त हो गई। उसकी वर्दी खून से तरबतर होने लगी और उस खून में शैतान गुड़िया आधी डूब गई। बड़ा ही भयानक दृश्य था। लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर लग गई। चीख पुकार का बाजार गर्म था। मंगेश के अगले 8 दिन पुलिस अस्पताल में गुजरे। उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। कमर में भी काफी चोट आई थी। उसे लगने लगा कि कहीं अभिशप्त गुड़िया के कारण ही तो उस पर मुसीबत नहीं आ गई। अस्पताल का आर्थोपेडिक सर्जन गणेश नाइक मंगेश का दोस्त था। उसे मंगेश ने अपनी समस्या बताई। उसी शाम गणेश मंगेश को साथ लेकर विख्यात मनोचिकित्सक अहमद लाकड़ावाला के पास गया। डॉ अहमद लाकड़ावाला लगभग 70 साल के बुजुर्ग थे और चिकित्सा की दुनिया में बहुत मकबूल थे। डॉ अहमद ने मंगेश की पूरी समस्या सुनी और बोले, मेडिकल साइंस की दुनिया में इस मेंटल डिसऑर्डर को सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। इस बीमारी में मानव मस्तिष्क डोपामिन नामक रसायन का अधिक उत्पादन करने लगता है, जिसके प्रभाव से मरीज को अजीबोगरीब घटनाएं घटित होती दिखाई पड़ती हैं। उसके मन में आत्महत्या या किसी की हत्या के विचार भी आ सकते हैं। इसे भूत प्रेत या किसी परलौकिक घटना से जोड़ना हास्यास्पद है। लेकिन सर, मेरा एक्सीडेंट तभी ही क्यों हुआ जब शैतान गुड़िया मेरे पास थी और मैं उसकी तहकीकात कर रहा था? मंगेश ने पूछा। यह केवल संयोग है ऑफिसर, डॉ अहमद बोले। मंगेश सहमति में सिर हिलाने के सिवा और क्या कर सकता था। अगले दिन मंगेश स्नेहा के घर गया। मिसेज शर्मा मर्डर केस की जांच मंगेश के एक्सीडेंट की वजह से लटक गई थी।
मंगेश को देखते ही स्नेहा के चेहरे पर एक बार फिर भय उतर आया। उसे 8 दिन पहले की घटनाएं याद आने लगी। फिर भी उसने किसी तरह खुद पर काबू पाया और मंगेश के सवालों के जवाब देने लगी। थोड़ी देर बाद स्नेहा ने मंगेश से चाय के लिए पूछा और उसके हामी भरने पर किचन में जाकर चाय बनाने लगी। इतनी देर में मंगेश ने शैतान गुड़िया जेब से निकालकर सोफे पर बैठा दी और प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में हाथों में चाय की ट्रे लिए स्नेहा ने किचन से बाहर कदम रखा और गुड़िया पर नजर पड़ते ही मानो फ्रीज हो गई। गुड़िया तेजी से आंखें नचा रही थी और उसके मुंह से भयानक आवाज निकल रही थी। स्नेहा का चेहरा विकृत होने लगा। उसके हाथों से चाय की ट्रे छूट गई और चाय के कप गिरकर फूट गए। स्नेहा ने विक्षिप्तावस्था में बगल में पड़ा सफाई करने का वैक्यूम क्लीनर उठा लिया और गुड़िया की ओर दौड़ी। मंगेश गुड़िया की बगल में बैठा ध्यान से स्नेहा को देख रहा था। स्नेहा ने पास आकर पूरी ताकत से वैक्यूम क्लीनर मंगेश के सिर पर दे मारा, लेकिन वह पूरी तरह सावधान था। उसने झुकाई देकर खुद को बचा लिया और अपने सलामत हाथ का जोरदार घूंसा स्नेहा की कनपटी पर जड़ दिया। स्नेहा की आंखें उलट गईं। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अचानक दरवाजा खुला और राजू ने भीतर कदम रखा। भीतर के हालात देखकर उसे भारी धक्का लगा। वह मंगेश पर टूट पड़ा, लेकिन वह दुबला पतला नौजवान था और मंगेश पुलिस विभाग का बॉक्सर भी था। उसने 2 मिनटों में ही राजू को काबू में कर लिया। राजू हांफता हुआ जमीन पर पड़ा था। तब मंगेश बोला, गलतफहमी मत पालो राजू, स्नेहा ही मिसेज शर्मा की कातिल है। मैं और पुलिस बल बुलाने जा रहा हूं, तब तक शांत रहो, फिर सारी स्थिति साफ हो जाएगी। राजू ने सहमति में सिर हिला दिया और मंगेश फोन पर व्यस्त हो गया। पुलिस के और अधिकारियों के आने तक स्नेहा होश में आ चुकी थी। उसने बताया कि सोफे पर बैठी गुड़िया स्नेहा को देखते ही आंखें मटकाने लगी थी और उसने वजनी वैक्यूम क्लीनर उठाकर मंगेश को मारने की कोशिश की थी। फिर क्या हुआ उसे याद नहीं। मंगेश ने कहा कि गुड़िया ने नहीं बल्कि खुद स्नेहा ने उसे मारने की कोशिश की थी, तो स्नेहा इनकार करती हुई फूट फूट कर रो पड़ी। बाद में स्नेहा को गिरफ्तार करके पुलिस अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉ अहमद ने जांच करके बताया कि स्नेहा भयानक मेंटल डिसऑर्डर की शिकार थी। बाद में राजू, मंदार, प्रीति और स्नेहा के अन्य दोस्तों के सामने मंगेश ने सभी राज खोले। सुनो, वह बोला, स्नेहा सिजोफ्रेनिया की मरीज है जिसका किसी को पता नहीं था। बर्थडे के दिन जब तुम लोग चले गए तब उस पर भयानक दौरा पड़ा और उसे गुड़िया की शैतानी हरकतें दिखाई पड़ने लगी जो हकीकत में नहीं हो रही थी, और सब कुछ केवल उसके दिमाग की ही उपज थी। रमेश यादव के खून की घटना भी कपोलकल्पित थी। स्नेहा ने दूध की थैली लाकर खुद फ्रिज में रखी और भूल गई। लेकिन सर, प्रीति बोली, वह शैतानी गुड़िया आखिर आई कहाँ से? हममें से तो किसी ने दी नहीं थी। वह गुड़िया खुद स्नेहा ने खरीदी थी। प्रीति। मंगेश ने राज खोला तो सभी चकरा गए। दरअसल वह कई दिनों से सिजोफ्रेनिया के थोड़े असर में थी। उसने खुद जाकर 1 दिन पहले वह गुड़िया खरीदी और खुद को गिफ्ट कर दी थी, बाद में भूल गई। मैंने खुद बैंक के सीसीटीवी में स्नेहा को दुकान से गुड़िया का पैकेट लेकर निकलते देखा था। ओह, सभी के मुंह से निकला, लेकिन आपको शक कैसे हुआ? जब स्नेहा ने रमेश यादव के ठतले की बात बताई और रमेश सकुशल निकला तब मुझे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। बाद में स्नेहा ने कहा कि शर्मा आंटी गुड़िया ले गई और उन्होंने उसे फूलदान के पास रख दिया। तब मेरा शक पक्का हो गया, क्योंकि अगर गुड़िया ले जाने के बाद स्नेहा मिसेज शर्मा के घर नहीं गई होती तो उसे यह बात कैसे पता चलती कि मिसेज शर्मा ने गुड़िया ले जाकर कहाँ रखी थी? प्रीति, मंदार आदि प्रशंसात्मक ढंग से मंगेश को देखने लगे। फिर उन्होंने पूछा। मंगेश आगे बोला, जरूर स्नेहा गुड़िया दे देने के बाद शर्मा आंटी के घर गई होगी और सिजोफ्रेनिया के असर में उसने अचेतावस्था में फूलदान पटककर उन्हें मार दिया होगा। हाँ, राजू बोला, स्नेहा ने बताया था कि गुड़िया दे देने के बाद वह मिसेज शर्मा के दरवाजे पर गई थी, लेकिन उसने कॉलबेल पर उंगली रखने के बाद फिर हटा ली थी और लौट आई थी। दरअसल वह लौटी नहीं होगी, आगे वह अचेतावस्था में भीतर जाकर ठतल करके लौटी होगी, पर उसे याद नहीं रहा होगा। मंगेश बोला, आगे सभी चीजों के फोरेंसिक सबूत मिल जाएंगे। सभी सहमति में सिर हिलाने लगे। लेकिन सर, आपका उस गुड़िया के कारण एक्सीडेंट हो गया, उसका क्या? राजू बोला,
यही अंधविश्वास तो मुसीबत की जड़ है राजू। संयोग से मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरे मन में भी यही दुश्चिंता उठने लगी, लेकिन जब मैं डॉ अहमद से मिला तब मेरे सभी संशय दूर हो गए। आज यहाँ आकर क्या हुआ सर? मंदार बोला। मेरे आने पर स्नेहा की मुखाकृति बदलने लगी तो मैं समझ गया कि यह दौरे के असर में है। फिर जब वह चाय बनाने गई तो मैंने गुड़िया निकालकर सोफे पर रख दी। मैं स्नेहा की प्रतिक्रिया देखना चाहता था कि गुड़िया देखकर वह क्या करती है, और सच में गुड़िया देखते ही उस पर दौरा पड़ गया और वह वैक्यूम क्लीनर लेकर मुझ पर टूट पड़ी। तब मैंने उसे बेहोश कर दिया, लेकिन तभी राजू ने आकर सब दृश्य देखा और गलतफहमी का शिकार होकर मुझसे जूझ गया। आई एम सॉरी सर, राजू शर्माता हुआ बोला। इट्स ओके राजू, मंगेश उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। तुम्हारी जगह पर कोई भी होता तो वही करता। डोंट वरी। अब स्नेहा का क्या होगा सर? राजू ने पूछा। उससे अनजाने में और बीमारी की हालत में अपराध हो गया है, यह उसने जानबूझकर नहीं किया है, फिर भी देखते हैं, मंगेश बोला। फिलहाल तो उसका इलाज चलेगा, बाद में कोर्ट जैसा कहे। बाद में स्नेहा इलाज से पूरी तरह ठीक हो गई और कोर्ट ने मामले को समझते हुए उसे बरी कर दिया, लेकिन निर्दोष मिसेज शर्मा की मौत का दुख आजीवन स्नेहा के मन में बना रह गया।